नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर कोचिंग पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने अपने बहुत सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। हमने अक्षांश, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में जान लिया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने अभी पढ़ लिया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल और कोर को हमने पढ़ लिया है। जो हमारी लास्ट कक्षा हुई थी उसमें हमने कुछ प्लेटों के बारे में पढ़ा था कि प्लेट किस तरह से जो हमारी पृथ्वी का लैंड है वो विभाजित है, या हमारी पृथ्वी कितनी प्लेटों में पूर्णतः विभाजित है। तो हमने पूरी प्लेटों के बारे में पढ़ा था, वो कितनी प्लेट है, वो 7 प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया था। सातों प्लेटों के हमने नाम भी लिख लिए थे। जो महत्वपूर्ण बातें थी प्लेटों के बारे में वो हमने जान ली थी। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि प्लेटों के मूवमेंट से होने वाली क्रियाएं हैं, जैसे कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, या जो अन्य क्रियाएं हैं। मेन तो ज्वालामुखी और भूकंप है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ज्वालामुखी। कि ज्वालामुखी नहीं, आज का टॉपिक रहेगा हमारा ज्वालामुखी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा भूकंप। कि भूकंप किस तरह से उत्पन्न होता है, प्लेटों के मूवमेंट से कैसे होता है, जिस पॉइंट से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं। जब भूकंप उत्पन्न होता है तो वो सबसे पहले जो उसकी वेव जहां सबसे पहले आती है तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी पॉइंट से ये भूकंप है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, तो जो भूकंप की वेव्स है ना, वो जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं उनमें मूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये इनके टाइप क्या है भूकंप के, कितने प्रकार का भूकंप आता है, इसको मापा कैसे जाता है, किस यंत्र का प्रयोग करके हम भूकंप को नापते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है, जहाँ पे सबसे पहले पहुंची, मान लीजिए ये ए है, ये सबसे पहले पहुंची, तो इसको क्या बोलते हैं। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अपनी क्लास में इन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भूकंप क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप, अपनी हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, भूकंप। तो चलिए सबसे पहले अपनी हेडिंग डालेंगे, भूकंप। भूकंप यानी कि अर्थ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में कि भूकंप, सबसे पहले तो जानेंगे भूकंप जो शब्द है इसका मतलब क्या है। ठीक है, भूकंप शब्द का मतलब है पृथ्वी के अंजातीय बल से भूपटल पर होने वाली भूपटल का अर्थ क्या है, क्रस्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंजातीय भूपटल पर होने वाली या वाला कंपन भूकंप कहलाता है। आपने भी कई बार भूकंप को महसूस किया होगा। तो किस तरह से भूकंप आता है, जब भूकंप आता है तो जो चीजें हैं, जो हमारे मकान हैं या फिर हमारे बिस्तर वगैरह हैं, ये सब हिलने लगते हैं। ठीक है, भूकंप किस वजह से आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। एक तो कारण ये है भूकंप आने का। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती हैं, क्योंकि वो सतह पर तैर रही है। ठीक है, दुर्लभता मंडल के ऊपर, जिसके बारे में हमने कल वाले लेक्चर में चर्चा की। ठीक है, तो जब वो प्लेटें मूव करती हैं तब भूकंप का उत्पन्न होता है। ठीक है, भूकंप की डेफिनेशन है, या फिर एक छोटा सा व्याख्याकरण है जिसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, क्या कहलाता है भूकंप, पृथ्वी के अंजातीय बल से भूपटल यानी कि क्रस्ट पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है, हमारा भूकंप कहलाता है। ठीक है, इस भूकंप की डेफिनेशन कई जो हमारे भूगोल वेता है उन्होंने दी है, अलग अलग डेफिनेशन दी है।
एक डेफिनेशन है, जैसे एक डेफिनेशन और लिखिए, या करके डाल लेना। मीनिंग सबका एक ही है लगभग, थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा। स्थल खंड की प्लेटों में, स्थल खंड की प्लेटों में होने वाली हलचल क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो है पृथ्वी के अंजातीय बल से भूपटल यानी कि क्रस्ट पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है आपका? भूकंप कहलाता है। दूसरा, स्थल खंड की प्लेटों में होने वाली हलचल या कंपन क्या कहलाती है हमारी? भूकंप कहलाती है। ये एक कैसी प्रक्रिया है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये मैनमेड नहीं है, कोई भी मानव के बस का खेल नहीं है ये। ठीक है, ये कैसी है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके बारे में लिखेंगे, भूकंप यानी कि यह एक प्राकृतिक या घटना, लिखिए एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको नोट करनी है कि भूकंप है क्या। आपसे केवल डेफिनेशन देके यही पूछ लिया बताओ इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप जैसा कि हमने अभी जाना कि किस तरह से उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई भी एक ये पॉइंट है, यहाँ से हमारी जो भूकंप है वो इस जगह से निकलना स्टार्ट हुआ, तो जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसकी, उनमें जाने की इस तरह से कोशिश करेगा, इसकी वेव्स इस तरह से जाएंगी। ठीक है, वेव्स जो है मोस्टली इस तरह से मूव करती हैं। आपने कभी पानी में पत्थर डाला होगा, बचपन में खेलते थे सब खेल, तो आपने देखा जब जिस जगह से पत्थर डालते हैं उस जगह से वाटर में वेव्स बननी स्टार्ट होती है, एक सर्कुलर पाथ में जो है वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि ये भूकंप एक ये पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं भूकंप मूल या फिर फोकस। ये कौन सा स्थान है? ये वह स्थान है जिस स्थान से भूकंप तरंगे का उद्गम होता है। यहाँ से भूकंप तरंगों का उद्गार होता है, यानी कि यहाँ से भूकंप तरंगे जो हैं वो जनरेट होती हैं। वो कौन सा पॉइंट है? मान लो ये पॉइंट है आपका ए, तो ए पॉइंट कौन सा है? ए वो पॉइंट है जहां से आपके भूकंप तरंगों का उद्गार यानी कि भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं भूकंप तरंगे। ठीक है, ये जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होगी उनमें जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होंगी भूकंप तरंगों को जाने, जहां जहां से पाथ मिलेगा वहां वहां से भूकंप तरंगे गुजरने की कोशिश करेंगे, और हमें क्रस्ट पे महसूस होंगी यानी कि हमारी सतह पे महसूस होंगी कि ये भूकंप की तरंगे हैं या फिर भूकंप आ गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भूकंप मूल यानी कि भूकंप फोकस। एक होता है जहां पर सबसे पहली तरंग जाती है, जैसे ये हमारी सतह है, इस सतह पे जहां जिस पॉइंट पे सबसे पहले हमारी तरंग जाएगी, जैसे मान लो ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी क्या होगा हमारा? ये पॉइंट बी होगा हमारा एपी सेंटर। एपी सेंटर, एपी सेंटर क्या है? ये जो बी पॉइंट है ये है हमारा एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या होता है? एपी सेंटर होता है जिस स्थान पर तरंग सबसे पहले पहुंचती है, जिस स्थान पर भूकंप तरंगे तरंग सबसे
पहले पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये केवल इतना है कि मानो इस पॉइंट से हमारा भूकंप की तरंगें निकलनी स्टार्ट हुई और वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगी, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन उसको जहां जहां से पाथ मिलेगा वहां से जाने की कोशिश करेंगी भूकंप तरंगें। ठीक है, ये जो ए लाइन है या फिर ये जो बी पॉइंट है ये हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर वो होता है जहां पर सबसे पहले कोई भी तरंग आकर टकराती है। ठीक है, कोई भी भूकंप तरंग है वो स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप तरंग आएगी या फिर आकर टकराएगी क्रस्ट के ऊपर या फिर हमारी सतह के ऊपर। ये हमारी सतह है। तो सतह पर जो जो भी तरंगे सबसे पहले या फिर जहां पर भी तरंगे सबसे पहले महसूस होंगी, कि मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे सबसे पहले तरंगे महसूस हुई, ठीक है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तरंगे हमें महसूस हुई हैं। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, इतना आप पहले नोट डाउन कीजिए। इसके बारे में लिख लेते हैं। ए जो है हमारा, जो हमने ए पॉइंट माना है, ये क्या है हमारा भूकंप मूल यानी कि फोकस, जिस स्थान से हमारी जिस स्थान से भूकंप तरंगे उत्पन्न होंगी, उत्पन्न या उद्गार होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा हमारा था बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट वह स्थान है जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप तरंगे हमें महसूस होंगी, जिसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, बी पॉइंट है जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप तरंगे पहुंचती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, हमने केवल आज कितना पढ़ा है, हमने स्टार्ट किया है अपना भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भूकंप क्या है, पृथ्वी की जो अंतर्जातीय बल से भूपटल पर होने वाली कंपन भूकंप कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर से कोई भी एक बल है, यानी कि इंटरनल फोर्स है, उससे जो हमारी क्रस्ट है उस पर उत्पन्न होने वाली कंपन, जैसे ये हमारी क्रस्ट है, इसके अंदर पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसी क्रिया हुई जिससे कुछ वेव्स निकली और इसने इस हमारी क्रस्ट को हिला दिया, इसमें कंपन पैदा कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी भूकंप कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वो है स्थल खंड की प्लेटों में होने वाली हलचल कंपन भूकंप कहलाती है। यानी कि जो स्थल खंड की हमारी प्लेटें हैं, जिनके ऊपर हमारे जो 7 प्लेटें हैं, जिनके बारे में हमने कल के लेक्चर में थोड़ी सी चर्चा की थी, उनके बारे में जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानने की कोशिश की थी, उनमें जब कोई हलचल होता है या तो वो दूर जाती है, दूर जाने वाले को क्या बोलते हैं ये आप बताएंगे आज कमेंट में, और जब पास आती है तब उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सीमांत के बारे में पढ़ा था ना कल हमने, ठीक, उनके बारे में आपको कमेंट में बताना है कि जब आपके जो सीमांत है, जब दूर जाती हैं 2 प्लेटें तब कौन सा सीमांत है, और जब 2 प्लेटें क्लोज आती हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ जाती है, एक प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे चली जाएगी, कम घनत्व वाली इसके ऊपर आ जाती है, तो उसको कौन सा सीमांत बोलते हैं। तो इन क्रियाओं के कारण से भी जो भूकंप है वो उत्पन्न होता है। जब 2 प्लेटें टकराएंगी या स्थिति बदलेंगी तब हमारे पृथ्वी पे जो है भूकंप का उद्गार होता है। तो ये डेफिनेशन की बात की थी। उसके बाद हमने बात की है ये एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, इस पे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है कि भूकंप यहाँ जाए, कल दिल्ली आ जाए, या हिमालय में तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भूकंप कैसी घटना है, प्राकृतिक है, मानवीय है, अप्राकृतिक है, या इनमें से कोई भी नहीं, तो कैसी है, प्राकृतिक घटना है। ठीक है, इस बात को आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, भूकंप। हमने एक एग्जांपल से जाना कि मानो ये कोई भी पॉइंट है पृथ्वी के अंदर, यहाँ से भूकंप की तरंगे निकलना स्टार्ट हुई। अब भूकंप की तरंगों को जहां जहां से पाथ मिलेगा वहां वहां से वो निकलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
ठीक है, जहां से भी भूकंप की तरंगों को रास्ता मिलता रहेगा वो वहां से बाहर की तरफ यानी कि सतह की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब सतह पे पहुंच जाएंगे, एक स्थान होगा जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचेंगी या फिर सबसे पहले महसूस होंगी। अब तरंगों को आप देख तो सकते नहीं, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। तो वो स्थान जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले महसूस होती हैं उसको बोलते हैं एपिसेंटर। जहां से भूकंप तरंगे निकलती हैं उसको बोलते हैं फोकस यानी कि भूकंप मूल। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ी है। इससे आगे इन दोनों के बारे में हमने लिखा है कि ए पॉइंट क्या है हमारा, ये है यानी कि मूल, भूकंप मूल। बी पॉइंट क्या है, एपिसेंटर यानी कि जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप की तरंगे आके टकराती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, भूकंपीय तरंगे। अब भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? ये जो तरंगे हमारी निकल रही है, ये जो वेव्स हमारी फोकस से निकल रही है, ये तरंगे कैसी होती हैं? जो देखो, जब फोकस से तरंगे निकलती हैं, ठीक है, भूकंप के समय जो ऊर्जा फोकस से होकर निकलने वाली है, ये जो फोकस से निकल रही है, ये ऊर्जा ही निकल रही है ना, एक प्रकार की एनर्जी है ना। जो हमारी ये वेव्स हैं एक प्रकार की एनर्जी है। तो ये एनर्जी कैसी है? इलास्टिक एनर्जी है। ठीक है, खिंचाव वाली होती है। ठीक है, ये खिंचाव सा इनमें होता है। ठीक है, ये कैसी एनर्जी निकलती है? इलास्टिक एनर्जी निकलती है। एक बात और ध्यान रखेंगे या लिख लेंगे, नोट बना के या हैशटैग डाल के लिख देना आप। ये मैंने आपको बता भी दिए शायद। जो भूकंपीय तरंगे हैं वो जितनी भी संभव दिशाएं हो सकती है उनमें से पास हो सकती है। भूकंपीय तरंगे सभी संभव दिशा से होकर गुजरती हैं या गुजर सकती हैं। ठीक है, इस ठीक है, दूसरी बात जो हमने अभी पढ़ी कि भूकंप के समय जो ऊर्जा फोकस यानी कि जो आपका पॉइंट बी है या ए है होकर गुजरती है, गुजरती है या निकलती है, वे प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। प्रत्यास्थ ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलास्टिक एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, कैसी होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। अब ये हमारी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तरंगे हमारी होती हैं तीन प्रकार की। हमारी तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगे होती हैं हमारी तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक होती हैं आपकी पी तरंगे, फिर आती हैं आपकी एस तरंगे, उसके बाद आती हैं आपकी एल तरंगे,
इनके बारे में शायद आपने पहले सुना भी होगा कि हमारी तरंगे कौन कौन सी, पी तरंगे हैं या एस तरंगे हैं या फिर एल तरंगे हैं। तो ये हमारी 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की है हमारी? 3 प्रकार की है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी है पी तरंग, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, इनके बारे में आपने कभी ना कभी या छोटी क्लासेस में या आपकी जो भी कोई एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हो आपने, उनमें पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि तरंगे हमारी कई प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है, वैसे तो कई तो नहीं होती, 3 प्रकार की है जो हमें पढ़नी भी है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की हमारी? 3 प्रकार की। ठीक है, ये तीनों के नाम आपको नोट करने हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट उस पर पूरा पार्टीशन करके या फिर डिफरेंस करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक टेबल में पढ़ेंगे कि एस पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है और एल तरंगे क्या है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये है हमारी वो तरंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हमारे पी तरंगे के बारे में सारा नोट, ये एस तरंगे और ये हमारी एल तरंगे। इनका सबसे पहले हम जानेंगे कि अन्य नाम क्या है। सबसे पहले पी तरंगे। पी तरंगों का अन्य नाम जो है वो है प्राथमिक तरंगे। पी से होता है प्राथमिक या फिर प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी वेव्स। इसको प्रेशर वेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पी तरंगे हमने 3 तरंगे पढ़ी थी, पी, एस और एल। तो पी तरंग का नाम क्या है हमारा? प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग या फिर प्रेशर तरंग। उसके बाद आती है हमारी एस तरंग। एस तरंग को बोलते हैं हम सेकेंडरी वेव या फिर द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव। ठीक है, सेकेंडरी वेव के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद आती है हमारी एल, एल तरंग यानी कि सरफेस या फिर सतही तरंग, सरफेस वेव्स या फिर लव तरंगे के नाम से भी इसको हम जानते हैं, एल तरंगों को। ठीक है, तो एल तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे, इन सब के हमने अन्य नामों के बारे में जाना कि इन सब के अन्य नाम क्या क्या है। ये तीनों आपको नोट डाउन करने हैं। इसी फॉर्मेट में आप अगर बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बिल्कुल कंपैरिजन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा, अच्छे से बिल्कुल नॉलेज में हो जाएगा कि पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है और एल तरंगे क्या है। फिर इनका माध्यम का बात करें कि किस किस माध्यम में ये पास हो सकती है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं वो संभव माध्यम से, जहां जहां संभव डायरेक्शन हो, संभव माध्यम हो, तो उस डायरेक्शन में गति कर सकती है, उस डायरेक्शन में जा सकती है। तो माध्यम है जो हमारी पी तरंगे हैं वो तीनों माध्यम में गति कर सकती है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारे तीनों माध्यम से गति कर सकती है पी तरंग। उसके बाद है एस तरंग। एक्स तरंग केवल सॉलिड यानी कि ठोस में ही गति कर सकती है। ठीक है, ठोस से ही पास हो सकती है। इसका पास होने का माध्यम क्या है? ठोस है। इसका क्या है? इसके तीनों है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसे कुछ भी मिल जाए, इसे कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ आंख बंद करके चलती है पी तरंग। ठीक है, उसके बाद एस तरंग केवल ठोस में। फिर है हमारी एल तरंग, ये सतह के आसपास का जो माध्यम है, जो हमारी क्रस्ट है या फिर सतह है उसके आसपास का जो माध्यम है उसमें ही केवल पास होती है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इनकी प्रकृति पर। इनकी प्रकृति कैसी, इनका नेचर कैसा है? जो पी तरंगे है उनका नेचर है अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि ध्वनि की तरंगों के समान। आपने साइंस में पढ़ा होगा ध्वनि की, ध्वनि की तरंगे, एक ध्वनि चैप्टर है, साउंड चैप्टर है आपका साइंस में, फिजिक्स के अंदर। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ध्वनि की तरंगे। तो उसी प्रकार से इसका जो है प्रकृति होती है पी तरंग की। एस तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, जैसे कि प्रकाश की तरंगे होती है। अगर अभी तक आपका वो नहीं पढ़ा है आपने, तो आगे आने वाले समय में आपको वो क्लासेस स्वाति त्यागी मैडम द्वारा पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ट्रांसवर्स होती है तरंगे, कि अनुप्रस्थ कौन सी है, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या है। फिर आती है हमारी लव तरंगे यानी कि एल तरंगे। एल तरंगे को माध्यम कौन सा है? दोनों है, लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स भी है। ये भी अंधी है, इसे भी कोई दिक्कत नहीं, कैसी ही प्रकृति मिल जाओ, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों है। ठीक है, इसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ जाते हैं तीव्रता। तीव्रता सबसे कम किसकी है? पी तरंग की। पी तरंग की तीव्रता जो है वो सबसे कम है। उसके बाद पी तरंग से अधिक किसकी है? एस तरंग की। और सबसे अधिक, सबसे खतरनाक तीव्रता किसकी है? एल तरंगे। एल तरंगे सबसे खतरनाक तरंगे हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी गति की। इनकी गति, सर्वाधिक गति किसकी है हमारी? पी तरंग की। सबसे तेज कौन सी चलती है? पी तरंगे।
उसके बाद है एस तरंगे। एस तरंगे जो है पी तरंग की तुलना में कम गति करती हैं। उसके बाद आती है हमारी एल तरंगे। एल तरंगे सबसे कम गति करती हैं। इन तीनों में सबसे कम गति किसकी है? एल तरंगों की। ठीक है। सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी है? एल तरंग की। सबसे कम गति किसकी है? एल तरंग की। सबसे खतरनाक कौन है? एल तरंग है। ठीक है। सबसे ज्यादा तीव्रता कम किसकी है? पी तरंग की। सर्वाधिक गति किसकी है? पी तरंग की। जिसकी गति सर्वाधिक उसकी तीव्रता सबसे कम है। जिसकी तीव्रता सबसे कम है, जिसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है, उसकी गति कैसी है? कम है। ठीक है। ये कैसी है? पी तरंग से अधिक इसकी तीव्रता है और पी तरंगों की तुलना में कम इसकी गति है एस तरंग की। तो ये तीनों है हमारी तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। आप इसको एक बार पूरा देखें, पढ़े और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें इसी फॉर्मेट में, ताकि आप कंपैरिजन से पढ़ सकें बड़े अच्छे से। ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं भूकंप को मापने वाले यंत्र। किस किस तरह से भूकंप को नापा जाता है, कौन कौन से यंत्र हैं जिनसे भूकंप को हम मापते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे भूकंप के पैमाने के बारे में। ठीक है। भूकंप का पैमाना। ठीक है। पैमाना यानी कि नापने वाला, कि भूकंप को कैसे नापा जाता है, कि कितनी तीव्रता का भूकंप पृथ्वी पर आया है। ठीक है। जब भी कोई भूकंप आता है तो उसको बताते हैं ना कि 6 का आया है या 5 तीव्रता का आया है। ठीक है। तो उसको किस प्रकार से मापा जाता है, कौन सा यंत्र है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कि भूकंप को मापने वाला जो भूलेखी होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापन इससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है। सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को किस में नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए 3 स्केल है हमारे पास। ठीक है। जिनसे हम नापा जाता है। एक जो स्केल है वो ओपन एंडेड है, एक क्लोज एंडेड है। ठीक है। ओपन एंडेड कैसे होते हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। ओपन एंडेड होते हैं कि उनको बढ़ाया जा सकता है। अगर ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ गया, मान लो जो हमारा एक स्केल है वो 9 उसका है, 9 पॉइंट्स का है, और उसको हमें मान लो 9 से ऊपर का भूकंप आया, तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। 9 से आगे भी उसको बढ़ाया। एक आता है क्लोज एंड का, मान लो उसमें 12 पॉइंट है, लेकिन उसमें आगे बढ़ा नहीं सकते। अगर 12 से आगे का भूकंप आ रहा है तो उस स्केल को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे, मेनली 3 प्रकार के पैमाने हैं। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। अब हमारे जो स्केल है वो पैमाने कितने हैं? 3 पैमाने हैं हमारे पास। हमारे पास 3 स्केल या फिर पैमाने हैं। 3 स्केल। अब 3 स्केल्स कौन कौन से हैं वो हमारे? सबसे पहला है रिचर। रिक्टर स्केल। ठीक है। दूसरा है हमारे पास मेरकेली। और फिर तीसरा है राशि फॉरेंस। तो ये हमारे 3
स्केल रहने वाले हैं जिनसे हम अपना जो भूकंप है उनको मापते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो है इसके अंदर आपको जो लिखना है वो है 0 से 9 तक अंक होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी बात, हर अंक के आगे बढ़ने पर 10 गुना वृद्धि होती है। टेन एक्स वृद्धि होती है। और ये कैसा है? ओपन एंडेड, जिसके बारे में हमने अभी बात की। एक ओपन एंडेड स्केल है। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे पहले स्केल के बारे में। ठीक है, और इस स्केल में सबसे पहले एक भूकंप नापा गया था जो कि चिली में आया था। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका जो भूकंप नापा गया था वो चिली का नापा गया था। चिली, चिली के बारे में आपने पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाली कक्षाओं में हम सब देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1960 में 9.6 का आया था। अब आप कहेंगे भैया इसमें 9 तक अंक थे, लेकिन ये एक ओपन एंडेड स्केल है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 9.6 तीव्रता का क्या भूकंप आया था? कहाँ पे? चिली में। कब? 1960 में। ठीक है, 9.6 यानी कि तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब दूसरा हमारा है मेरिकेल। मेरिकेल में 1 से 12 तक अंक होते हैं। इसके अंदर होते हैं 1 से 12 तक अंक। 12 तक अंक होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये एक क्लोज एंडेड स्केल है। एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्लोज एंडेड स्केल, यानी कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, ओपन एंडेड को और भी आगे बढ़ाया जा सकता। अगर 9 में, जैसे कि 9.6 का इसने कैलकुलेट किया था, रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे। ठीक है, ये रिकॉर्ड करती है हमारे जो भूकंप की तीव्रता को, तो इसने 9.6 की रिकॉर्ड की थी, जबकि इसमें अंक कितने होते हैं? 0 से 9 तक। ठीक है, इसने केवल कितनी की? 1 से 12। अगर 12 से ऊपर आ गया तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा उस तीव्रता को। ठीक है, ये केवल 1 से 12 तक ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात क्लियर है। तो ये दो पॉइंट है इसके विषय में जो इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है लास्ट, राशि फारेल। फारेल्स नहीं है, राशि फारेल। ठीक है, इसमें इसमें 1 से 11 तक अंक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट है। और कुछ भूकंप के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। स्केल हमने पढ़ लिए, भूकंप किससे नापते हैं वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, किस तरह से भूकंप उत्पन्न होता है, उसकी वेव्स किस तरह की होती हैं, जो एनर्जी उनसे निकलती है जो फोकस से, वो कौन सी होती है? हमारी इलास्टिक एनर्जी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बात अगर नोट करना चाहो तो आप कर देना, मैं केवल बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं पृथ्वी पर वो कहाँ आते हैं? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इस बात को केवल आप ध्यान में रखें। इसके अलावा कुछ भी ऐसा अब नहीं रहा है जो भूकंप में आपको पढ़ना है। अगली जो क्लास रहने वाली है उसमें हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी किस तरह से उद्गार होता है, किस किस तरह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। मैग्मा क्या है, मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसका क्या बन जाता है। ठीक है, उनसे कौन सी चट्टानें होती हैं, कौन सी मृदा का निर्माण होता है। देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है तो उनकी जब जैसे ज्वालामुखी खुलेगा तो जो मैग्मा है वो छिद्र से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद जम जाएगा, तो वो क्या होगा? लावा बन जाएगा। ठीक है, लावा बनने के बाद वो जमेगा, जमने के बाद उसमें रिसाव होगा हवा से, पानी से। उसके बाद वो क्या बनेगा? मृदा, यानी कि मिट्टी बनेगा। जैसे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इनके बारे में आपने सुना होगा।
तो इन सब का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अपनी ज्वालामुखी को पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार किस तरह से होता है, किस तरह से ज्वालामुखी के अंदर क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कितने कितने ज्वालामुखी हैं, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के नाम भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो भारत में भी हैं, भारत से बाहर भी स्थित हैं, उनके नामों के बारे में जानेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।